मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थीगणों का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज जो आपकी प्रश्नोत्तरी होने जा रही है वह क्रिया से संबंधित है। किससे है? क्रिया से संबंधित है। हम पहला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी लोग कमेंट करने का प्रयास करिएगा और जितने भी प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित होंगे सब पढ़े पढ़ाए से प्रश्न रहेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं या क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ए विकल्प आपके समक्ष है, फड़फड़ाना। बी विकल्प है मिमियाना। सी विकल्प है झुठलाना। और डी विकल्प है हिनाना। बताइएगा ए बी सी डी कौन सा विकल्प आपका सही है। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। आपके सामने चार विकल्प रखे गए हैं। उन चारों विकल्प में से एक विकल्प सही नहीं है, यानी अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। कमेंट करिएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, फड़फड़ाना जो है ये है तो ये होगा नहीं। मिमियाना भी है, ये भी नहीं होगा। हिनाना भी है, ये भी नहीं होगा। तो आपका झुठलाना जो है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से कोई एक ऐसी क्रिया दी गई है चार विकल्पों में से जो कर्ता के लिंग के अनुसार सही नहीं है। यानी कि कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होने चाहिए, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होना चाहिए। जो कि एक नहीं सही है। तो यहाँ देखिएगा, राम आता है बिल्कुल सही है, कर्ता के अनुसार क्रिया है। घोड़ा दौड़ता है बिल्कुल सही है, कर्ता के अनुसार क्रिया है। और एक सही नहीं बताना हमको है। ठीक है। हाथी सोती है, नहीं हाथी सोती नहीं, हाथी सोता होना चाहिए। ठीक है ना। लड़की जाती बिल्कुल सही है, तो आपका सी विकल्प ही है। हाथी पुलिंग होता है, क्या होता है? हाथी क्या होता है? पुलिंग होता है। तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? पुलिंग की होनी चाहिए। क्रिया भी क्या होनी चाहिए? पुलिंग की होनी चाहिए। यानी कि आपका सी विकल्प सही है। आइए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है। सुमित क्या कर रहा है? सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा, वाक्य में क्रिया का भेद है। अकर्मक क्रिया का है, सकर्मक क्रिया का है, प्रेरणार्थक क्रिया का है या द्विकर्मक क्रिया का? ए बी सी डी चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? सभी लोग कमेंट करने का प्रयास करिएगा। ए बी सी डी। ठीक है ना। तो सुमित सो रहा है, तो सुमित क्या कर रहा भैया? सो रहा है। ठीक है। तो यानी कि सुमित क्या है? करता है। सुमित क्या है? करता है। और सो रहा क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक है ना। आप जब पढ़ते होंगे रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरी है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है, सा का अर्थ होता है साथ प्लस कर्म। जिसके साथ में कर्म उपस्थित होता है या जिस वाक्य में कर्म उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है अर्थात कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। आ का अर्थ होता है नहीं प्लस कर्म। क्या होता है? नहीं प्लस कर्म। जहां कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पे ना पड़कर किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, कर्म नहीं है। सुमित सो रहा है। सोना क्या है? सोना क्या है भैया? सोना अकर्मक क्रिया है। सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और हमेशा हम क्या, किसे, क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको प्रश्न करने पर यदि क्रिया उत्तर देती है तो सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। यदि क्रिया उत्तर नहीं देती है तो वह अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। अब सुमित सो रहा, क्या सो रहा? कोई उत्तर नहीं। किसको सो रहा? कोई उत्तर नहीं। किसे सो रहा है? ठीक है ना। किसे सो रहा? क्या, किसे, किसको? क्या, किसे और किसको? किसे सो रहा? कोई उत्तर नहीं। तो क्या है आपका? अकर्मक क्रिया है। ये विकल्प आपका क्या है? सही है। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है?
वह घर पहुंचा या वह घर पहुंच गया, ठीक है ना, सॉरी, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का एग्जाम्पल या उदाहरण है, ठीक है ना। पहुंच गया, यहां देखिएगा वह घर पहुंच गया, तो घर जाना क्या भैया, क्रिया है, ठीक है ना। अब घर क्या है, संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम है। अब यहां पहुंच पहुंच गया, ठीक है ना, पहुंच गया। अब पहुंचना क्या है आपका, क्रिया है, पहुंचना क्या है, क्रिया है, और जाना भी क्या है, गया भी क्या है, क्रिया है। अब यहां देखिएगा वह घर पहुंच गया, अपने आप एक दूसरे से क्रियाएं क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। तो जब एक दूसरे से क्रियाएं जुड़ी हुई होती है तो वहां क्या होता है भैया, संयुक्त क्रिया होता है। दो या दो से अधिक क्रियाएं आए और एक दूसरे से क्या हो, जुड़ी हुई हो, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने लक्ष्मण ने पत्र से लिखवाता है, सॉरी, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। क्या है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, ठीक है ना। फिर से पढ़िएगा, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो देखिएगा, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा, स्वयं नहीं कर रहा, यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है या किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, आप लोग जानते ही होंगे, क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया होगी नहीं, अपूर्ण क्रिया होगी नहीं, पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी ना। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है या किसी अन्य को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है, वहां कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आपका बी विकल्प सही है। आइए अगला देखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य किसका बताना है, सकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है। देखिएगा, मंदाकिनी सोती है, सोती क्रिया क्या है, कर्मक, ये तो है, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और यहाँ मंदाकिनी क्या है भैया, करता है, और सोना क्या है, क्रिया है, कर्म है भी नहीं। बालिका निबंध लिखती है, ठीक है। पंछी आकाश में उड़ते हैं, जब भी कोई क्रिया स्वाभाविक या गतिमान होती है, जब भी कोई क्रिया क्या होती है, स्वाभाविक या गतिमान होती है, तो वह कर्मक क्रिया ये भी नहीं हो सकता। बालक खिलौना पाकर हंसता, हंसना क्रिया क्या है, कर्मक, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, एक कर्ता है, एक कर्म है, और एक क्या है, क्रिया है। और हंसना आपकी क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। जैसे सोना हो गया, हंसना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब क्रियाएं क्या होती हैं, अकर्मक होती है। तो ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपका बी विकल्प सही है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 पे चलिएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा है क्या, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या बताना है, क्रिया के भेद बताना है। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 2 ही भेद होते हैं। पहली आपकी आती है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया आती है, सकर्मक क्रिया। और दूसरी आपकी आती है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया आती है, अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। तो रचना के आधार पर 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आपके बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प आपका सही है, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वे आविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि वह आविकारी शब्द जो 2 शब्द को जोड़े, क्या करे, 2 शब्दों या वाक्यों या अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत पेचीदा है। और पेचीदा प्रश्न, जब तक आप प्रश्न के नेचर को नहीं समझेंगे, प्रश्न के बनावट को नहीं समझेंगे, तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। वे आविकारी शब्द, पहला पॉइंट है, जो 2 शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक है ना, या वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, ठीक है। और जब 2 शब्दों को जो जोड़ता है, 2 शब्दों को जो जोड़ेगा, वह आपका क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। और जो वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ता है, वाक्य या वाक्य खंड को जोड़ता है, वाक्यों या वाक्य खंड, ठीक है ना। जो वाक्य या वाक्य खंड को जोड़ता है वह आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है।
क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। और दोनों चीजें पूछी गई हैं। क्या किया गया भैया? दोनों चीजें पूछी गई हैं, जोड़ता क्या कहलाता है? तो ऐसा विकल्प चुनिए जो इन दोनों का एक ही रूप हो, दोनों उसमें समाहित हो। क्या हो? दोनों उसमें समाहित हो। तो आपका संबंध बोधक हो ही नहीं सकता, विस्मयादि बोधक हो ही नहीं सकता, समुच्चय बोधक हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, क्रिया विशेषण शब्द हो जाएंगे। क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पहला आपका संबंध बोधक, दूसरा आपका समुच्चय बोधक, तीसरा आपका आता है, कौन सा आता है? संबंध, समुच्चय, विस्मयादि बोधक। और आपके 4 भेद सामने रहते हैं, ठीक है ना? 4 भेद होते हैं। तो उसमें से देखिएगा जो अव्यय का भेद होता है, ध्यान सुनना पड़ेगी मेरी बात को। अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। उन चारों में से अव्यय कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। उन चारों में से बात को समझना, यहाँ इसके 4 होते हैं और अव्यय के भी 4 होते हैं। इन चारों में से पहला क्या आता है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है ना? और विस्मयादि बोधक अव्यय। 4 होते हैं अव्यय के भेद। अब इन चारों में से 2 आपके समाहित किसमें हो जाएंगे? क्रिया विशेषण शब्द हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? क्रिया विशेषण शब्द हो जाएंगे। और जो क्रिया विशेषण अव्यय के या क्रिया विशेषण शब्द के जो 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतवाचक और परिमाणवाचक। आपका सी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो आपको सकर्मक क्रिया बताना है। शिशु सो रहा है, सो रहा है तो अकर्मक क्रिया है। बालक खेल रहा है, ठीक है। छात्र पढ़ रहा है, छात्र छात्रा लिख रही है, ठीक है ना? तो इसमें देखिएगा, यहाँ पे आप अकर्मक क्रिया कर लीजिए। सकर्मक के जगह पे अकर्मक क्रिया बतानी है। क्या बतानी है? अकर्मक क्रिया। इसको हटा दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो शिशु सो रहा, आपका अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विकल्प आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। वह पहुंचा ही होगा, यानी पहुंचा ही होगा। तो यह क्या भैया? भविष्य काल है, हेतु हेतु मद भूतकाल है, वर्तमान काल है या आसन्न भूतकाल? तो वह पहुंचा ही होगा आपका क्या है? वर्तमान काल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? वर्तमान काल की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है, या निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? दौड़ना, क्या सकर्मक बताना। दौड़ना आपका अकर्मक है, ठीक है, तो हो ही नहीं सकता। रूठना आपका अकर्मक, ये हो ही नहीं सकता। मुस्कुराना आपका क्या है? अकर्मक, ये हो ही नहीं सकता। पानी पीना या पीना, क्या पीना भैया? पानी पीना, ये आपका क्या है? सकर्मक है। डी विकल्प आपका सही है। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, मरम वचन जब सीता बोली। क्या भैया? मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है। मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति में क्या प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, गलत वाक्य है, भाववाच्य है। मरम वचन जब सीता बोली, कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका? भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका? भाववाच्य हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही है। आइए आगे बढ़ते। अगला है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ठीक ना? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 13 में वर्तमान कालिक क्रिया के रूप में, भविष्य कालिक क्रिया के रूप में, भूतकालिक क्रिया के रूप में या अज्ञार्थक क्रिया के रूप में, ठीक है ना? प्रश्न आपका, क्रिया के किस रूप में, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो अज्ञार्थक हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही है। कौन सा है? डी विकल्प। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप। भाई क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? कर्म है, व्याकरण है, भाषा है, धातु है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्रिया का मूल रूप कौन सी होती है भैया? धातु होती है। क्या होती है? धातु होती है। अगला प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी
थी में थी कौन सी क्रिया है? ठीक है ना, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ए विकल्प औचित्य बोधक क्रिया है, अप्रत्यक्ष क्रिया है, योजक क्रिया है, अधिकार द्योतक क्रिया है। ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है? ठीक है ना, कमेंट करिएगा 15 नंबर प्रश्न में ए बी सी डी कौन सा है। 15 नंबर प्रश्न में कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो थी जो क्या है? योजक क्रिया है। क्या है? योजक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है मीरा जोर से हंसी। मीरा क्या किया भैया? जोर से हंसी। वाक्य का किस क्रिया का समुच्चय उदाहरण है? ठीक है ना, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुच्चय उदाहरण है? किस क्रिया का है? अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है या सकर्मक? ए बी सी डी कौन सा विकल्प है? बताइए, कमेंट करिए। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुच्चय उदाहरण है? ठीक है ना, तो हंसना क्या है? हंसना क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया। हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर संयुक्त क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, पूर्वकालिक क्रिया का? ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है? उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित क्रिया, निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो नहाकर उसने भोजन किया भैया, तो क्या किया? पूर्वकालिक क्रिया है। एक क्रिया के समाप्ति के बाद क्या किया उसने? दूसरी क्रिया आरंभ की। ठीक है ना, उसने नहाकर क्या किया भैया? भोजन किया, यानी कि जो है भोजन करना दूसरी क्रिया और नहाना क्या है? पहली क्रिया थी। और समाप्त हुई, पहली समाप्त हुई क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धातु है। क्या बताना है? धातु है। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं, क्रिया के उत्तर रूप को कहते हैं, क्रिया के संपूर्ण रूप को कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और आपका कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न संख्या 18 में ए विकल्प सही है। ठीक है ना, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के दो ही भेद होते हैं। ठीक है ना, कर्म या रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? दो ही होते हैं। पहली आपकी है सकर्मक क्रिया। कौन सी है? सकर्मक क्रिया। और दूसरी आपकी है अकर्मक क्रिया। कौन सी है? अकर्मक क्रिया। पहली सकर्मक है, दूसरी क्या है? अकर्मक है। तो विकल्प पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, फिर 6 है, यानी कि आपका डी विकल्प सही है। कौन सा है? डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, आज का आखिरी प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या बताना है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है ना, गिरना, बोलना, सुनना, कहना। ए बी सी डी विकल्प दिया गया है, कौन सा सही? कमेंट करिएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है प्रश्न संख्या 20 में? ठीक है ना, कौन सा भी है? यहां देखिएगा जो सी विकल्प है इसे आप सुनाना कर लीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। सी विकल्प को आप क्या करिएगा? सुनाना। ठीक है, अब सही हो गया है। अब आपका सी ही विकल्प सही है ना। सुनाना क्या है आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे गिरना क्या है आपका? गिरना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है नहीं। अब इसको प्रेरणार्थक क्रिया अगर बनाना है तो आप कह दीजिए गिराना। क्या कर दीजिए? गिराना कर दीजिए। ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी ना। गिराना क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो आपका जो सुनाना है ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। और आपका सी विकल्प सही था। ये वाला थोड़ा टाइप गलत हुआ था ना। ठीक है, उम्मीद बातें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू क्लास।